चमन नगर गाँव में राजेश्वरी अपने पति, सास ससुर और अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। राजेश्वरी के पति दिनेश एक किसान थे। वे अपने खेत में फसल उगाकर उसे शहर बेचने जाया करते थे। एक बार दिनेश फसल बेचने शहर गए थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई और गांव लौटा उनका पार्थिव शरीर। दिनेश के मरने के बाद राजेश्वरी के सास ससुर ने उसे उसकी 5 बेटियों समेत घर से बाहर निकाल दिया। निकल जा कल मुही, एक तो 5 बेटियां पैदा कर दी, ऊपर से मेरे बेटे को भी खा गई। लेकिन माँ जी, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं घर का सारा काम करूंगी। बदले में आप जो देंगे उससे मैं और मेरी बेटियां गुजारा कर लेंगे। तेरी 5 बेटियों का बोझ कौन उठाएगा? हाँ, महीने भर का राशन एक दिन खा जाते हो तुम लोग, फिर इनकी शादी में खर्चा कौन करेगा? हमने कहा था 5 बेटियां पैदा करने को। राजेश्वरी अपने ससुर के पैरों में गिर जाती है और उनसे रहम की भीख मांगती है, लेकिन राजेश्वरी के ससुर ने भी उसकी एक न सुनी। राजेश्वरी की सबसे छोटी बेटी सोनी कहती है, दादाजी हमें घर से मत निकालिए, हम लोग आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आपकी और दादी के अलावा हमारा है ही कौन? चल हट, हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है, चलो जाओ मेरे घर से। बेचारी राजेश्वरी अपनी 5 बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। राजेश्वरी की 5 बेटियां सोनिया, प्रभा, कल्पना, मीनू और सोनी बहुत समझदार थी। राजेश्वरी उन 5 के साथ सड़क के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। बड़ी बेटी सोनिया कहती है, तुम रो मत माँ, देखना एक दिन हम 5 पिताजी की तरह देश की सेवा करेंगी। तुम्हारे पिता तो एक किसान थे सोनिया, तुम 5 किस तरह से देश की सेवा करोगी? किसानी करने के लिए हमारे पास खेत भी नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने हमें हमारे हक से भी बेदखल कर दिया। माँ, खेत नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम 5 बहनें फौजी बनेंगी और बॉर्डर पर तैनात होकर देश की सेवा करेंगी। मैंने किताबों में पढ़ा है कि देश के जवान कैसे देश की सेवा करते हैं। जय जवान जय किसान। लेकिन मेरी बच्ची, अब तुम लोगों को पढ़ाएगा कौन? तेरे पिता तो हमें छोड़कर चले गए। मेरे पास तो तुम लोगों को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। पढ़ाई की बात तो बहुत दूर है। तभी राजेश्वरी की दूसरी बेटी प्रभा कहती है, माँ, खाने की चिंता तुम मत करो, हम 5 भूखे रहकर भी अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। हम 5 खूब मेहनत से काम करेंगे। लेकिन हम काम क्या करेंगे बेटी? माँ, हम लोगों के घरों में काम मांगने जाएंगे, हमें कहीं न कहीं काम जरूर मिल जाएगा। राजेश्वरी को अपनी 5 बेटियों की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आने लगी। उसने 5 को गले से लगा लिया। उस दिन वे लोग भूखे प्यासे सड़क के किनारे सो गए। अगली सुबह राजेश्वरी के साथ वो 5 काम मांगने के लिए लोगों के घरों में जाने लगे। मालकिन, हमें काम की तलाश है, हमें कुछ काम मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होती। तू तो राजेश्वरी है ना, जिसकी 5 बेटियां हैं। अरे, जिस औरत के कोख से एक बेटा भी जन्म ना ले सका, उस औरत का मुंह देखना भी पाप है। तू मनहूस है मनहूस, तुझे कौन काम देगा? वो औरत अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। राजेश्वरी और उसकी 5 बेटियां काम की तलाश में दर दर भटकने लगती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं देता है। उस दिन से वे सभी भूखे प्यासे सड़क के किनारे सो जाती हैं। राजेश्वरी की सबसे छोटी बेटी सोनी रोने लगती है। क्या बात है सोनी, तू रो क्यों रही है? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसी रात राजेश्वरी अपनी 5 बेटियों को लेकर खाने की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते वे रेलवे स्टेशन पहुँच जाती हैं। वहाँ एक फौजी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। सोनिया उस फौजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर उसे सल्यूट करती है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल फौजियों की तरह सल्यूट कर रही हो। हाँ, क्योंकि मैं भी एक फौजी बनना चाहती हूँ। लेकिन इतनी रात में तुम लोग स्टेशन पर क्या कर रही हो? हम लोग यहाँ खाने की तलाश में आए हैं। मेरी छोटी बहन को बहुत भूख लगी है, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या? लेकिन क्यों? सोनिया उस फौजी को सारी बात बताती है। सोनिया की बात सुनकर उस फौजी को उन सब पर बहुत दया आ जाती है। उसके पास खाना था। वो अपने बैग से खाना निकालकर राजेश्वरी को देता है। ये लीजिए, ये खाना बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इससे आप लोगों की थोड़ी भूख तो मिट जाएगी। इसे आप लोग खा लीजिए। नहीं भैया, ये खाना आपकी माँ ने आपके लिए दिया होगा, इसे हम नहीं ले सकते। नहीं, ये खाना मेरी माँ ने नहीं दिया। तो फिर किसने दिया? ये खाना मुझे मेस से मिला है। दरअसल हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ एक मेस होती है जहाँ हमारे लिए खाना बनाया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपके मेस में मुझे खाना बनाने का काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। फौजी उसी समय किसी को फोन करता है और राजेश्वरी के लिए बात करता है। राजेश्वरी को काम मिल जाता है। चलिए, आपकी जॉब पक्की हो गई। यहाँ तो नहीं, लेकिन शहर में हमारे हॉस्टल में खाना बनाने वाले की जरूरत है। इसी ट्रेन से मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा।
राजेश्वरी अपनी पांचों बेटियों के साथ ट्रेन में बैठ जाती है और उस फौजी के साथ शहर आ जाती है। वहाँ राजेश्वरी को फौजियों के मेस में खाना बनाने का काम मिल जाता है। राजेश्वरी अपनी पांचों बेटियों के साथ वहीं रहने लगती है। राजेश्वरी की पांचों बेटियां फौजियों के बीच रहने लगी थी। वे उनके साथ वर्जिश करना, हथियार चलाना सब सीखने लगी। उन पांचों ने अब स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था। पांचों का एक ही सपना था, फौजी बनने का। मेरी बच्चियों, तुम लोग खूब मन लगाकर पढ़ना, तुम्हें देश की सेवा करनी है। माँ, हम लोग खूब मेहनत करेंगे और देखना, एक दिन हम लोग फौजी जरूर बनेंगे और देश के दुश्मनों को मार गिराएंगे। राजेश्वरी की पांचों बेटियां सोनिया, प्रभा, कल्पना, मीनू और सोनी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती और फौजी बनने के लिए खूब मेहनत करती। फौजियों के साथ रहकर वे धीरे धीरे सब कुछ सीख गई। उनका शरीर फौलाद सा बन गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन पांचों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और साथ साथ फौजी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने लगी। बहुत ही जल्दी पांचों बहनों ने फौजी भर्ती परीक्षा भी पास कर ली और पांचों फौज में भर्ती हो गई। फौजी की वर्दी में पांचों बहनों ने राजेश्वरी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया और अपनी अपनी ड्यूटी पर चली गई। इस बीच कई बार दुश्मन देश ने हम पर हमला किया। पांचों बहनों ने हर बार दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, लेकिन इस बार उनकी परीक्षा कुछ अलग हटकर थी। उन्हें कैंप में बुलाया गया। सोनिया, प्रभा, कल्पना, मीनू और सोनी, तुम पांचों को खास जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार दुश्मन ने अलग तरह से हम पर हमला किया है। आप आदेश दीजिए सर, हम दुश्मन को गोलियों से भून देंगे। हाँ, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। दुश्मन ने बॉर्डर से सटे गांव चमन नगर में हमला बोल दिया है। दुश्मन देश के सैनिक गांव में घुस आए हैं और ग्रामीणों को बंधक बना लिया है। दुश्मन ने धमकी दी है कि इस बार 15 अगस्त के दिन पूरे गांव का सफाया कर देंगे। ये तो हमारा ही गांव है। हाँ दीदी, ये तो हमारा गांव है, हमें हमारे गांव की रक्षा करनी ही होगी। सर, हम अभी चमन नगर जाएंगे और पूरे गांव के लोगों को सकुशल बचा लेंगे। हमारे रहते ग्रामीणों को कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पांचों से यही उम्मीद थी। अपने साथ जितने फौजी चाहो ले जा सकती हो। पांचों बहनें मेजर को सल्यूट करती हैं और पांचों अपने साथ फौजियों की टुकड़ियां लेकर चमन नगर गाँव की ओर निकल पड़ती हैं। चमन नगर दुश्मन देश के बॉर्डर पर पड़ता था, जिस कारण ये गाँव काफी सेंसिटिव इलाकों में से एक था। लेकिन पांचों फौजी बहनों के फौलाद इरादे के आगे दुश्मन कहाँ टिकने वाला था। पांचों बहनें फौजियों के साथ चमन नगर गाँव पहुँचती हैं। गाँव पहुँचने से पहले सबने अपनी वर्दी उतार कर दुश्मन फौजियों की वर्दी पहन ली और गांव में घुस आए। इस कारण दुश्मन को उन पर शक भी नहीं हुआ। पांचों ने मिलकर चुन चुन कर दुश्मनों के फौजियों को मार गिराया। सभी फौजी दुश्मनों की वर्दी में रहकर इधर उधर छिपे रहते और मौका पाते ही दुश्मन को मौत के घाट उतार देते। इस तरह एक एक करके उन्होंने पूरे दुश्मनों का सफाया कर दिया। दुश्मन देश के फौजियों ने ग्रामीणों को उनके ही घर में बंधक बना दिया था। पांचों फौजी बहनों ने सभी ग्रामीणों के घर जाकर उन्हें आजाद करवाया। पांचों बहनें अपने घर भी पहुंची, जहां उनके दादा दादी भी बंधक बने हुए थे। पांचों ने उनके हाथ पैर की रस्सी खोलकर उन्हें कैद से मुक्त कराया। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। हाँ सोनिया, प्रभा, कल्पना, मीनू, सोनी, हमें माफ कर दो। हमने तुम लोगों को घर से निकाला, तुम्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, फिर भी तुम पांचों ने आज हमारी जान बचाई। दादी, हम सब फौजी हैं। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने हमारे साथ क्या किया, और आपने जो भी किया अच्छा किया। ना आप हमें घर से निकालती और ना हम फौजी बनते। पांचों बहनों ने 15 अगस्त के दिन अपने गांव को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराया। गांव के लोगों ने भी उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। पांचों बहनों ने गांव के चौराहे पर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया और आजादी के गीत गाए। पांचों बहनों को राष्ट्रपति की तरफ से वीरता पुरस्कार दिया गया। पांचों बहनों ने अपना अपना वीरता पुरस्कार राजेश्वरी को अर्पित कर दिया। हमारी इस वीरता पुरस्कार की असली हकदार हमारी माँ है। माँ की मेहनत और प्रेरणा के कारण हम सब बहनें फौजी बन पाए हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये वीरता पुरस्कार हम अपनी माँ को सौंप रहे हैं। राजेश्वरी ने मंच पर आकर अपनी पांचों बेटियों का वीरता पुरस्कार अपने हाथों में लिया। चमन नगर गांव के सारे लोग ये सब कुछ अपने अपने टीवी पर देख रहे थे। सभी ग्रामीण और राजेश्वरी के सास ससुर राजेश्वरी की पांचों बेटियों पर गर्व महसूस कर रहे थे। सभी ग्रामीणों ने चमन नगर गांव का नाम बदलकर फौजी बेटियों का गांव रख दिया। गरीब राजेश्वरी की मेहनत रंग लाई। आज उसकी पांचों बेटियों ने पूरे देश में उसका नाम रोशन कर दिया था। मालती एक रिक्शे में अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर आई
और डॉक्टर ब्रजेश के पैर पकड़कर रोने लगी। डॉक्टर साहब मेरे पिताजी बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब उन्हें ठीक कर दीजिए, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। उन्हें ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, उन्हें ठीक कर दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर ब्रजेश ने कहा, देखिए मैं समझ सकता हूँ, मेरा पैर छोड़ो, तुम्हारे पिता को हम अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ब्रजेश के कहने पर मालती ने डॉक्टर ब्रजेश का पैर छोड़ दिया, लेकिन वो रोती रही। उसके पिता नरेश को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। मालती अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर पैदल घर जा रही थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे, बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि मालती के आंसू की तरह अभी के अभी आसमान से बारिश धरती पर गिरेगी। पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराई, लेकिन बारिश होने वाली है। बारिश में अस्पताल के अंदर पानी घुस जाता है, पता नहीं क्या होगा। उधर ब्रजेश को जमीन पर ही सुला दिया गया। सरकारी अस्पतालों की हालत तो ऐसी ही थी, पर्याप्त बेड नहीं थे। मालती के पिता नरेश जमीन पर सोए हुए तड़पते रहे। अरे डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पानी पिला दो, दवाई खिला दो, कुछ तो दे दो, दर्द कम करा दो डॉक्टर साहब। नरेश को दवाई देकर डॉक्टर ब्रजेश अपने घर चले गए। घर जाकर ब्रजेश सो गए और तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पूरे आसमान में काले बादलों ने बसेरा कर लिया और तेज बिजली चमकने लगी। अस्पताल मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी की दीवारें तेज बारिश से भीग गईं और पानी अंदर आने लगा। नरेश जमीन पर ही सोया हुआ था। ये जमीन भीगा भीगा सा क्यों लग रहा है? अरे ये क्या, बारिश का पानी अंदर घुस रहा है, बारिश का पानी अंदर आ गया है। नरेश चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर एक नर्स वहाँ आई। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? बारिश का पानी अंदर आ गया है, मुझे यहाँ से उठा ले जाओ। कहाँ उठा ले जाऊं? बेड खाली नहीं है, यहीं सोए रहना होगा। यहाँ कैसे सो सकता हूँ? जिस तरह से बारिश हो रही है, लगता है कुछ ही देर में बाढ़ आ जाएगा। जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझे परेशान मत करो, चुपचाप सोए रहो। दिन भर मरीजों से तरह तरह की बातें करते करते नर्स थक गई थी। उसे भी नींद आ रही थी। वो भी अपने केबिन में जाकर सो गई। बारिश और तेज हो गई और सच में बाढ़ आ गई। अस्पताल के अंदर सारा पानी घुस गया और नरेश उस पानी में बहता चला गया। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि नरेश को कोई सुन ही नहीं पाया। नरेश बहता चला गया और बहते बहते बहुत दूर जा पहुंचा। उधर मालती को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं पिताजी किस हालत में होंगे, मैं अस्पताल ही चली जाती हूँ, अभी पिताजी को सहारे की जरूरत है। मालती बाढ़ में पैदल चलने लगी। कुछ देर बाद पानी इतना ज्यादा था कि उसे तैरना पड़ा। तैरते तैरते वो अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर पानी घुस गया है और बेड के ऊपर तक पानी आ गया है। हे राम, ये क्या, मेरे पिताजी कहाँ हैं? नर्स तब भी अपने केबिन में गहरी नींद में थी। मालती ने उसे बुलाया। उठिए मैडम, उठिए, मेरे पिताजी कहाँ हैं? कहाँ गए वो? नर्स नींद से उठी और चारों ओर देखकर हैरान हो गई। मुझे नहीं पता तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, पानी में तो नहीं बह गए? क्या, पानी में? मुझे मेरे पिताजी को ढूंढना होगा। अभी के अभी डॉक्टर साहब को बुलाइए, बाकी मरीजों की हालत बहुत बुरी है। सच में बाकी मरीज चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ, अरे हमें बचाओ, अरे हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ। नर्स ने डॉक्टर ब्रजेश को कॉल किया। वो नींद से उठे और बाहर देखकर कहा, बाहर तो पानी ही पानी है, मुझे अस्पताल से घर आना ही नहीं चाहिए था, अब मैं जाऊंगा कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। ये सुनकर मालती ने कहा, मेरे पास नाव है, मेरे पापा मछुआरे थे ना, मैं नाव लेकर आपको लेने आती हूँ। मालती नाव लेकर डॉक्टर ब्रजेश के घर गई और उस पर सवार होकर ब्रजेश को अस्पताल लाई। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी कहीं नहीं मिल रहे हैं, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को ढूंढ दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें बाकी मरीजों के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये मिट्टी से बना हुआ अस्पताल ज्यादा देर तक बाढ़ और बारिश सह नहीं पाएगा, हमें इन लोगों को कहीं और ले जाना होगा। लेकिन कहाँ? अस्पताल के अलावा और कोई जगह भी तो नहीं है। लेकिन हम जगह बना सकते हैं। मतलब मैं गांव के लोगों के साथ मिलकर एक काम चलाने लायक बांस का अस्पताल बना सकती हूँ। उसके अंदर सभी को ले जाया जा सकता है। बांस का होगा इसलिए वो पानी में डूबेगा नहीं, सभी वहाँ आराम से रह सकेंगे। बहुत अच्छा मालती, तुम गांव वालों को बुला कर लाओ और वही करो, उसके बाद हम सभी मिलकर तुम्हारे पिताजी को ढूंढेंगे। मालती ने तुरंत सारे गाँव वालों को बुलाया और सभी मिलकर बांस काट कर बांस का अस्पताल बनाने लगे। कुछ ही देर में बांस का टेम्परेरी अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मालती नाव में सभी मरीजों को बांस के अस्पताल में लाने लगी। सभी मरीजों को लाने के बाद अचानक से मिट्टी का अस्पताल बारिश की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। मिट्टी का अस्पताल टूटकर चूर चूर हो गया। शुक्र है भगवान का, वहाँ पे होते तो पता नहीं क्या होता। मालती, आज तुम्हारी वजह से सभी मरीजों को जान बच पाए, तुम बहुत बहादुर हो। लेकिन मेरे पिताजी को ढूंढना होगा। हाँ चलो, तुम्हारे पिताजी को ढूंढते हैं। बांस का अस्पताल पानी में तैर रहा था, इसलिए तैरते तैरते वो लोग कुछ दूर गए। उन लोगों ने
ने देखा नरेश एक भाई के सामने एक पेड़ को पकड़कर चिल्ला रहा है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे वो रहे पिताजी, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को बचाइए। डॉक्टर ब्रजेश ने अपनी जान की परवाह न करके बांस के अस्पताल के बाहर पानी में उतर गए। कमर के ऊपर तक पानी था। डॉक्टर ब्रजेश ने रिस्क लेकर नरेश को बचा लिया। पिताजी, पिताजी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि मौत के सामने हम सब लगन्य हैं। हाँ, ये बात सही कही आपने, लेकिन आपकी बेटी ने आज बांस का अस्पताल बनाकर हम सभी को मौत के मुंह से बचाया है। आपकी बेटी बहादुर और सुंदर है। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे? ये सुनकर मालती शर्मा गई। बांस के अस्पताल की वजह से सभी की जान बच गई। उसी में 1 हफ्ते तक सभी रहे और उसके बाद बाढ़ खत्म हो गया। फिर मालती के साथ डॉक्टर ब्रजेश की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।